नमस्कार दोस्तों, प्यार के पाल आपका अपना चैनल दोस्त कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग साइंस जिसमें हम 25 नंबर का टारगेट लेके चल रहे थे। और साइंस में भी हम लोग बायो स्टार्ट किए थे। जैसे आपको पता है कि एक चैप्टर, उसके बाद एक आपका PYQ, ऐसे वन शॉट वीडियो में आपका एक चैप्टर थ्योरी ख़त्म हो रहा था। उस चैप्टर का फिर मैं PYQ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेके आ रहा था। तो उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था वो रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था। रिप्रोडक्शन चल रहा था। रिप्रोडक्शन के मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसके 2 वीडियो प्रीवियस में अपलोड हो चुका है। तो यदि आप क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप क्लास को देख सकते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आगे यूपी टेट के लिए भी, यूपी टेट प्लस वनडे एग्ज़ाम कोई भी है उसके लिए भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रुप डी के लिए ही देख सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे। खासकर यूपी टेट के लिए भी, उसके लिए अलग से क्लासेस, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से क्लासेस करना पड़ेगा, इससे भी आपका काम हो सकता है। तो आइए हम लोग बिना देरी करते क्लास को शुरू करेंगे। और क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन, जो रिप्रोडक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि डैश डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा जन्म अगर होगा तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। बाइनरी विखंडन आप जानते होंगे कि इसमें केंद्रक ही टूट जाता है। केंद्रक टूट के क्या करता है, 2 का कम से कम निर्माण करता है, तो जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक आदमी ही, कोई एक ही जनक भाग लेता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसमें तो विविधता नहीं आता है, संख्या ज़्यादा होता है, नंबर मोर हो जाएगा, अधिक हो जाता है। वनस्पतिक जनक तो होता ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच जा रहा है, जिसकी वजह से विविधता डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है। अगर उसको शामिल कर दिया जाता है तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बताया, तो अभी मैंने बताया कि डिफरेंसेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें तो मेल या फीमेल एक कोई गैमेट प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा संख्या में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो मोर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में देखेंगे तो इसमें तो युग्मक पैदा होता है, मेल फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। जब मेल फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी तो बोथ रहना चाहिए, उसके बाद से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और इसमें क्या है, लिमिट होता है। तो ये मेन इसमें डिफरेंसेस होता है। इसमें संलयन भी होता है, उसमें संलयन नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस का संलयन होता है, इसमें ओवम और स्पर्म का संलयन होता है। तो ये डिफरेंसेस है। तो अब इसमें पूछा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, यानी डिफरेंसेस है कैसे और प्रजनन में क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन में प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, तो किस में होगा, मेल एंड फीमेल में लेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा, तो वो तो लैंगिक में होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। वंश विविधताओं को तो अभी बताया, डिफरेंसेस जब भी आएंगे तो लैंगिक प्रजनन में आएंगे। उसके बाद से नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, तो ये एक ही चीज़ में होता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में होता है। फिर युग्मक और केंद्रकों का संलयन होता है, तो युग्मक के केंद्र का संलयन किस में होगा, वो होता है आपको लैंगिक जनन में। तो राइट आंसर हमारा जो चला जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगेमी क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंगेमी क्या कहलाता है। एक होगा हेट्रोगेमी, एक होगा सिंगेमी। थ्योरी में बता चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो सिंगेमी में क्या होता है, एक स्पर्म, 1 स्पर्म और 1 ओवम मिलके क्या करेगा, वो फ्यूजन करेगा, संलयन करेगा, मिलेगा, तो उसको सिंगेमी बोलते हैं। यही डिफरेंसेस हो जाएगा, एक हो जाएगा और एक से अलग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे,
या उसका विखंडन हो गया तो वो कहलाएगा हमको हेटेरोगमी कहला जाता है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो इसमें ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो एक अंडे का विखंडन, तो विखंडन तो नहीं होता है, संयुग्मन होता है, तो पहले ही आपका आंसर कट जाएगा। ऑप्शन को टर्मिनेट करिए और एलिमिनेट करने का प्रयास करिए, एलिमिनेट करेंगे तभी हो पाएगा। तो जैसे विखंडन तो होगा नहीं, तो विखंडन जिसमें है उसमें काट देंगे, विखंडन नहीं होगा, ये कट गया। तो 2 ऑप्शन तो आपको कट गए। एलिमिनेट करिएगा तो 2 ऑप्शन आपको बच गए। 2 ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का संयुग्मन आ गया, लेकिन और ऑप्शन देख लेंगे। अब बहुत आदमी क्या होते हैं, ऑप्शन देखे टिक कर दिए और 1 मार्क्स गंवा के चले आए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर काफ़ी मायने रखता है, 0 पॉइंट कुछ नंबर मायने रखता है। तो एक शुक्राणु, तो ये तो राइट लग रहा है। और करें एक शुक्राणु का एक सिनर्जिस्ट के साथ संयुग्मन, तो ये तो सही नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। जैसे आपको पता है कि एम्ब्रायो जैसे ही ग्रो करेगा तो उस एम्ब्रायो कहाँ पे, एम्ब्रायो जो होगा कहाँ पे होगा, मैंने बताया था। तो ग्रीवा में, सर्विक्स में तो रिप्रोडक्शन होता है, सर्विक्स में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिना के रास्ते होता है। ओवरी में तो क्या होता है, एग का निर्माण होता है। लेकिन एम्ब्रायो जो होता है वो कहाँ पे अपने आप को तैयार करता है, तो वो यूट्रस में करता है, गर्भाशय में करता है, यूट्रस उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि एक ही मार्ग रहता है, तो डिम्बवाहिनी तो ये उसमें पाया जाता है, और शुक्रवाहिका ये होगा नहीं, मूत्रवाहिनी ये होगा नहीं, एक ही मार्ग पाया जाता है, वो होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका, गतिशील जीवाणु कोशिका तो 2 ही चीज़ हो सकता है, एक तो ओवम, सबसे ज़्यादा गतिशील जो रहता है वो स्पर्म रहता है, जो आपको जेंट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा है जुग्मक, जुग्मक नहीं होगा, मादा युग्मक भी नहीं होगा, आइसोगैमेट भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मेल ऑर्गेन, नर जुग्मक ही हो जाएगा, वो क्या होता है, बराबर गतिशील रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा नहीं, यहाँ से तो इंटर करता है, पास डिफरेंस यहाँ से नहीं, गर्भाशय में तो जाके रूपित होता है। वो किससे लाया जाता है, तो मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग डिम्बवाहिनी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब से आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। देखिए ये अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इस तरह का इसका रचना होता है, अनिश्चित इसका आकार होता है, इसमें बीच वाला में केंद्रक होता है और अपने बॉडी के किसी भी भाग से क्या कर सकता है, पाचन करता है। और जैसे ही भोजन के पास जाता है तो वहाँ पर ये उंगली जैसी रचना होता है, वो क्या करता है, जगह बना लेता है और अपने अंदर ला लेता है और किसी जगह पे केंद्रक के पास ले जाके क्या करेगा, फिक्स कर देगा, जिसको हम लोग भोजन रसधानी कहते हैं। तो ये तो अमीबा के बारे में था, और ये कोशिकीय जीव होता है। लेकिन इसमें जब जनन होता है तो आपको पता है क्या है, ये विखंडित होता है, अपने बॉडी को ये तोड़ सकता है, इसका केंद्रक न्यूक्लियस से क्या होता है, फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, टूटता है। तो ऑप्शन देखते हैं, खंडन द्वारा, खंडन द्वारा तो होता ही, लेकिन खंडन में भी 2 तरह का ये होता है, एक विखंडन एक द्विखंडन होता है। लैंगिक प्रजनन तो होता नहीं है, मुकुलन इसमें नहीं होता है, वो ईस्ट में होता है। तो एक ही चीज़ है, विखंडन द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा ये प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो फॉलोपियन ट्यूब में तो क्या होता है, ईव आता है, गर्भाशय ग्रीवा में तो होगा नहीं, मूत्रवाहिनी से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो गया और मूत्र वो बाहर निकलता है। एक होता है गर्भनाल, तो गर्भनाल में यूट्रस जिसको हम लोग कहते हैं, उसी में क्या रहता है, मानव प्रजनन का प्रणाली माँ के रक्त से भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा गर्भनाल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंदर प्रवेश कराना किसी चीज़ को। तो एक गर्भाशय को लाइनिंग से युग्मनज का माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास नहीं, ये तो हो ही जाता है तब होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। माता के रक्त प्लासेंटा के माध्यम से पोषण, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो तो फैल जाता है जब हो जाता है। भ्रूण और इसकी पोषण का विकास, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। यानी यहाँ पे एम्ब्रायो क्या हुआ, जुड़ा लाइनिंग से, उसके दीवार से जुड़ा और यहाँ पे युग्मनज जाके जुड़ गया, यानी भ्रूण तैयार हो गया। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद रहता है। लिंग नहीं, अंडकोश का नहीं, गुर्दे के नीचे तो होगा नहीं, तो किसके नीचे प्रोटेस्ट ग्लैंड रहता है। प्रोटेस्ट ग्लैंड मूत्राशय के नीचे रहता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है ग्लैंड से, तो ये जेंसों में ग्लैंड पाया जाता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड। दोनों मूत्राशय के नीचे रहता है और दोनों वो टेस्टिज ओवरी जो होता है उसके पास, टेस्टिज के पास में रहता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। प्रोस्टेट क्या है, अभी मैंने बताया खिलाया। झिल्ली तो होगा नहीं, मांसपेशी भी नहीं होगा, संयोजी ऊतक तो होता ही नहीं है। अभी मैंने बताया संयोजी ऊतक अगर पूछता तो यहाँ पे आपका रक्त हो जाता, ब्लड होता है संयोजी ऊतक। मांसपेशी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। झिल्ली में आपका कोशिका झिल्ली के अंदर झिल्ली पाया जाता है। और मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या करता है, ग्रंथि का काम करता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 'उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है'। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे आपको कि मूत्रवाहिनी यहाँ नहीं होगा, गर्भाशय गिरा नहीं होगा। गर्भाशय भ्रूण का पूरा विकास होता है, फॉलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा यूट्रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण यानी टेस्टिस जो होता है उदर गुहा के किधर स्थित होता है, अंडाशय। ओवरी में तो नहीं रहता है, ये तो फीमेल में पाया जाता है। मूत्राशय में तो रहता नहीं है। वो टेस्टिस कहाँ रहता है, टेस्टिस जो रहता है वो एक ओवरी जो होता है उसमें एक जगह पाया जाता है जिसको हम लोग अंडकोश कहते हैं। तो अंडकोश में ही टेस्टिस क्या रहता है, स्थित रहता है। तो अंडकोश की थैली, राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा अंडकोश की थैली हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। रोगाणु कोश का तो होगा नहीं, अंडाशय का नहीं होता है, युग्मक का नहीं होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट बनता है क्योंकि जैसे ही मेल प्लस फीमेल ये दोनों गैमेट जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये दोनों गैमेट जुटेंगे तो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। युग्मक जुटते हैं तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुट के जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 70 तक हम लोग पहुँच गए। 70 का आ रहा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है, के निकलने से पहले शराब को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम एक प्रकार क्लोस्ट्रम डैश प्रदान करता है, पूछ रहा है। इसमें बोला है कि मेमरी ग्लैंड जो पाया जाता है स्तन ग्रंथि, वहाँ से जो दूध स्राव होता है उसको पिलाया जाता है, उसमें कोलेस्ट्रम उसको बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम एक्चुअली में प्रदान क्या करता है, विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं, ये तो नहीं होगा। निद्रा तो नहीं करेगा, विकास के लिए पोषण नहीं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को ये क्या करता है, रोकता है, कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चों को। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है। डिंब वाहिनी यानी फॉलोपियन ट्यूब,
उसका शुक्राणु का निषेचन किसके साथ होता है? अंडाशय में। नहीं, फैलोपियन ट्यूब तो खुद है, वो होगा नहीं, यूट्रस में होता ही नहीं है। उसका निषेचन जो होता है वो गर्भाशय में, यूट्रस में, गर्भाशय में भी जो ग्रीवा रहता है उसके साथ होता है, सर्विक्स के साथ होता है। तो राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। इसी पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भनिरोधक गोलियों में डैश डैश शामिल होता है। गर्भनिरोधक जो गोली रहती है उसमें क्या शामिल होता है? केवल प्रोजेस्टेरॉन। एक प्रोजेस्टेरॉन से तो नहीं होगा, दो हार्मोन को रोका जाता है। दोनों हार्मोन गर्भ धारण करने में मदद करते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन एक एस्ट्रोजन, और दोनों ये शामिल होते हैं। तो केवल प्रोजेस्टेरॉन तो होगा नहीं, केवल एस्ट्रोजन तो होगा नहीं। केवल वर्ड जहाँ आ जाएगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड से आप किसी भी एग्जाम में इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। इसके बाद डी नंबर ना ही, प्रेजेंट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो डी तो होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन है कि प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर के विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। नहीं, ये तो होगा नहीं। महावारी, ये भी नहीं होगा, ये तो शुरुआत होता है। परिपक्वता तो आता ही नहीं, मैच्योरिटी आता नहीं है किशोरावस्था में। उसको क्या बोलते हैं? यौन बोलते हैं, यंग बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? लिम्फोसाइट्स, WBC, RBC और लिम्फोसाइट्स, ये तो सब क्या हैं? ब्लड के पार्ट हैं, तो ये तो प्रजनन में भाग लेते नहीं हैं, ये सर्कुलेट करते हैं और हमारे बॉडी में ये रहते हैं। तो ये तो होंगे नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन बच जाता है जो प्रजनन कोशिका है, वो है युग्मक। तो राइट आंसर हमारा युग्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं में यौन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? किससे होती है? किसको बोलते हैं? किशोरावस्था, तो वो तो किशोरावस्था में तो शुरुआत ही होता है। माहवारी ये भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। रजनोवृत्ति उसको कब बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है। इनके होने की तरफ होता है जो लगभग 50 से 55 वर्ष के एज में होता है। किशोरावस्था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के जस्ट बाद 16 से लगभग 20 साल के करीब माना जाता है किशोरावस्था का एज। ये जो फर्स्ट बार एक स्राव होता है उसको माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग रजो दर्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलते जा रहा हूँ, बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ इस बार, केवल हिंदी में है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। मैं सबका इंग्लिश बताते जा रहा हूँ। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, रजोदर्शन तो होगा ना, ये भी मैंने बताया। जब शुरुआत होता है ऋतुस्राव चक्र एक स्राव के रूप में होता है, उसको ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कैशोर होगा नहीं। एडोलेसेंस एज, इसको तो बोलेंगे नहीं। एक ही चीज़ होता है, अंडाणु उत्पादन जो होता है तो उसको oogenesis बोला जाता है, अंड जनन बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? अभी मैंने पढ़ा के लाया उधर। पीली तो होगा नहीं, फैलोपियन ट्यूब तो होगा ही नहीं, ओविडक्ट नहीं होगा, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गया ऐसे ही आपका। तो अगला देखते हैं क्या दिया हुआ, प्लासेंटा। तो राइट आंसर हमारा प्लासेंटा में ही क्या होता है? उसको पोषण मिलता है और वो एक तरह का ऊतक होता है। तो राइट आंसर हमारा प्लासेंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उस उम्र का नाम है जिसके द्वारा मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो युग्मक तो होगा नहीं, मेल गैमेट और फीमेल का अनिश्चित जनन। जनन की यहाँ पे बात नहीं हुई, इन प्रजनन की बातें नहीं हुई है यहाँ पे। क्या होता है ऐसी स्थिति में जब पुरुष में गोनाइड, युग्मक, सेक्स हार्मोन सब उत्पादित होता है, तो उस अवस्था को हम लोग एडोलेसेंस एज बोलते हैं, जिसको हिंदी में किशोरावस्था कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, किशोरावस्था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है। पूछा है पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है। तो देखिए शुक्रवायु की उपस्थिति के कारण नहीं, ये तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि अंग है तो अंग उपस्थित रहेगा, तो ये तो कारण नहीं हो सकता। अगला कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर से तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये कुछ हद तक सही है, तो इसको राइट करते हैं। अगला ऑप्शन भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। बिना ऑप्शन चारों पढ़े हम लोग ठीक नहीं करेंगे। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं, कम की आवश्यकता होती है, अधिक नहीं, तो ये गलत हो गया। पेट के भागों में पाए जाने वाले विषेक ऊतक के कारण नहीं, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि ये उदरगुहा के नीचे पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में का डैश उपयोग करता है। बीजांड का नहीं, ओव्यूल का नहीं होगा, अंडाशय का नहीं होगा, एगोमोनाज का भी नहीं होगा, किसका होगा, भ्रूणपोष का, एम्ब्रायो सेक जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष के लिए। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणुओं के युग्मक और संयोग की कौन सी प्रक्रिया नामक एक संरचना के निर्माण में परिमारित होती है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया, विखंडन तो होगा नहीं, विखंडन तो होगा, लैंगिक प्रजनन तो होता ही नहीं है, उत्तक समूह तो ये बहुत लास्ट में हो गया, लास्ट में बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। राइट आंसर निषेचन हो जाएगा। इसी में है कि शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। शुक्राणु का निर्माण अभी मैंने बताया। स्पर्म कहाँ पे बनते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो बनते कहाँ पे हैं, वृषण में, मूत्रवाहिनी में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, अंडकोश की थैली में। तो राइट आंसर हमारा अंडकोश की थैली में हो जाएगा। सॉरी राइट, अच्छा स्पर्म बोला है तो स्पर्म तो टेस्टिज में ही बनते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें नहीं, तो टेस्टिज में। राइट आंसर टेस्टिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के करीब में अभी लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से शुक्राणु को शरीर में ले जाई जाती है। उस अंग का नाम बताना है, कि वाहिनी का नाम बताना है जो वृषण को क्या करती है और शुक्राणु को शरीर में लेके जाती है। तो शुक्रवाही का अधिक वृषण तो होगा नहीं, शुक्रवाही का ये हो सकता है, एक नली ही होगा, मैंने पढ़ा के लाया था। तो मूत्रवाहिनी तो होगा नहीं, क्योंकि इससे तो बाहर निकलती है। संवलनीय वाहिनी होगा ही नहीं, क्योंकि इससे किसी चीज़ को जोड़ा जाता है। एक ही चीज़ है जो शरीर में लेके जाती है, वो है शुक्रवाहिनी, भाषा डेफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सॉरी, स्ट्रेस में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय ग्रीवा यह नहीं होगा। डिम्ब वाहिनी इसमें तो होगा ही नहीं, वही योनि से तो निषेचित होकर जाता है, वो यूट्रस के माध्यम से बच्चा जो होता है पैदा होता है, और इसी का ग्रोथ करने से 18 से 21 सेंटीमीटर के करीब में ये बढ़ जाता है, और फिर नॉर्मल 13 से 16 के करीब में आ जाता है जब बच्चा सामान्य हो जाता है, तो कुछ मंथों के बाद। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा गर्भाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। डिम्ब वाहिनी इससे तो नहीं, मूत्रमार्ग से खुलेगा नहीं, वो तो बाहर निकल जाएगा। शुक्रवाही का होगा नहीं, शुक्रवाही का जेंट्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूट्रस, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंड किससे निर्मित होते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, योनि और गर्भाशय। कह रहे कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंड किससे निर्मित होते हैं। योनि से तो होता नहीं, ये जाता है गर्भाशय में, तो एम्ब्रायो बन जाता है। ग्रीवा से होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रीवा स्पर्म को ही क्या करता है, लेके
योनि के माध्यम से ग्रीवा में पहुंचता है, फिर वो यूट्रस में पहुंच जाता है फलोपियन नलिका के माध्यम से होते हुए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ओवरी हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन पुटक नलिका नाम सुने होंगे आप, इसको क्या बोला जाता है? ग्राफीन पुटक फॉलिकल की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? उल्ब कोशिका नहीं, द्रव्य पुटक नहीं, डिस्कस प्रोग्राम नहीं, उसको कोटर एंटम बोला जाता है, एंटूम बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोटर एंटूम। एनसीईआरटी में देखिएगा तो एंटूम उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश डैश में रखे जाते हैं, शुक्राणुवाहिका नहीं, शुक्राणुवाहिका नहीं, मूत्राशय नहीं, वासा डिफरेंस में तो नहीं, एपिडर्मिस में उसको रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? पुरुष प्रजनन का गर्भाशय नहीं, ये तो होगा नहीं, अंडाशय भी नहीं होगा, गर्भाशय नाल, ये सब किस में पाया जाता है? ये सब तीनों फीमेल में पाया जाएगा, तीनों ऑर्गन फीमेल में पाया जाता है। इसने पूछा है किसका? पुरुष प्रजनन अंग, तो वो क्या है? शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो ओवरी तो होगा नहीं है पूछा है। अच्छा, पुरुष प्रजनन, तो ये शुक्रवाहिका, अंडकोश और वीर्य ये सब किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। लेकिन ओवरी जो होता है वो किस में पाया जाता है? वो फीमेल में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभी आगे पूछा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश डैश को कहा जाता है? युग्मेट, समयुग्मक, नरयुग्मक नहीं होगा। क्या पूछा है इसमें? भ्रूण के लिए, तो भ्रूण के लिए जनन जो होगा वो मादा युग्मक ही करेगी। तो राइट आंसर हमारा मादा युग्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? किसके द्वारा शुक्राणु बाहर आएंगे? अंडवाहिनी नहीं, इसमें पाया जाएगा, फीमेल में पाया जाएगा। मूत्रवाहिनी नहीं, मूत्रमार्ग नहीं, किससे? भाषा डिफरेंस जो होता है, शुक्रवाहिका जो होता है उससे आते हैं। तो राइट आंसर हमारा शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? पूछा हुआ है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन नहीं है? तो टेस्टिस तो पाया जाता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड भी पाया जाता है, अंडकोश की थैली पाया जाता है, यूट्रस नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है? टेस्टिस नहीं, ये तो नहीं, मूत्रवाहिनी ये भी नहीं, शुक्राशय ये भी नहीं होगा। वो होती है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग जिसको हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहता है? ये नहीं होगा, यूट्रस भी नहीं होगा, ओवरी भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा भ्रूण नाल उसको बोला जाता है, जिससे वो अपने रक्त से पोषण को प्राप्त करता है, उसको भ्रूण नाल बोला जाता है। एम्ब्रायो डक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 में देखेंगे उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कपट्टी रखी जाती है? कपट्टी है क्या? एक तरह की गोली है। तो इसको किस में रखा? निषेचन नहीं, गर्भधारण नहीं, संभोग नहीं, गर्भ निरोधक गुलिया इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर गर्भ निरोध हो जाएगा। कपट्टी उसमें दिया जाता है, रखा जाता है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? कौन सी पाई जाएगी? प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्रवाहिनी, ये अंडकोश। क्या पाई जाती है? आनुवांशिक सामग्री जो होती है वह स्पर्म होती है, उसको हम लोग आनुवांशिक श्रेणी बोलते हैं। वही अगर फीमेल में पूछ देता तो उसको हम ओवम बोलते हैं। जेंट्स में स्पर्म हो जाएगा और वही फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्म, शुक्राणु।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसव पीढ़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या है? जीन का मुक्त होना? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ओवरी में तो रहता ही है। उदर का निषेचन? नहीं। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा गर्भाशय। वही क्या होता है? संकुचन का कारण होता है, वही संकुचित हो सकता सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो मूत्रवाहिनी नहीं होगा, गर्भाशय ग्रीवा नहीं होगा, शुक्रवाहिका नहीं होगा, बीजवाहिका राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 करीब 60 के करीब में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इस समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कौन नहीं है पूछा हुआ है, तो ये तो सीधा दिख रहा है आपको शुक्रवाहिका, क्योंकि ये पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता शुक्रवाहिका। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाता है? तो जैसे मैंने बताया था कि ऐसे रहता है। गर्भाशय से कौन लेके जाता है? ऐसी जो रचना आपको देखने को मिलती है फीमेल ऑर्गन में, ऐसे। तो यहाँ पे ये जो नली रहती है वो क्या होती है, यहाँ से आपका जाता है फैलोपियन ट्यूब, ये वाला है। तो फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं, अंडाशय आपका यहाँ पे रहता है। इस तरह से रचना आपको पाया जाता है। तो यहाँ से गर्भाशय से अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक यहाँ से लेके इधर से लेके कौन जाता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब ही क्या करती है, लेके जाती है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डिम्बवाहिनी, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिम्बवाहिनी। योनि तो होगा नहीं, अंडाशय नहीं होगा, लिंग भी नहीं होगा, तो फैलोपियन ट्यूब होगा। डिम्बवाहिनी इसको बोला जाता है, डिम्बवाहिनी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? यानी एक मैच्योर स्पर्म जो होता है, मैच्योर स्पर्म, इसका उत्पादन कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो अंडकोश की थैली में, पोटेश ग्रंथि में, अंडाशय में तो होगा नहीं, कहाँ होता है? टेस्टिज में होता है। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो टेस्टिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के मामले में डैश टेस्ट में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो मैंने बताया था कि 270 से 280 दिन के करीब में लगते हैं, करीब मंथ में इसको लेके जाया जाए 30 दिन का मंथ होता है, तो 9 मंथ के करीब में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? 9 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं डैश डैश हो सकती है। जब प्रजनन होगा तो कम संशोधित, परिवर्तित नहीं, वंशागत हो सकती है। इसके प्रक्रिया में भिन्नता आ सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश डैश में होता है? वृषण में, शुक्रवाहिका में, पोटेस्ट में, अंडकोश में। तो ये तो तीनों होगा नहीं, किस में होता है? वो तो होता है टेस्टिज में। क्वेश्चन नंबर 55 करीब 60 के करीब में आपके क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेक्टेड ही आए हुए भी क्वेश्चन है। विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भ्रूण का आकार घटता नहीं है। उसमें आकार तो घटता है, लेकिन भ्रूण का नहीं घटता है, सेल का ही घटता है। सेल का जब आकार घटने लगता है तो उसको हम लोग विदलन कहते हैं। तो भ्रूण का आकार बढ़ता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रायो तो होगा ही नहीं, वो सेल का ही होता है, बढ़ेगा नहीं, वो डिक्रीज होता है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। सॉरी। देखिए अब बस हम लोग पास में आ गए हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ये मैंने बता दिया। अब आइए 56 क्वेश्चन नंबर 56, पोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश डैश में प्रवेश करता है? किसमें करता है? ब्रेक में नहीं, मूत्र नली में नहीं, टेस्टिज में नहीं, किस में करता है? मूत्र मार्ग में करता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मूत्र मार्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ।
57 में आप देखिएगा 57 का युवावस्था का समय लड़कों में दिखाई देने की परिस्थिति में बदलाव लाता है। कौन सा बदलाव लाएगा? तो देखिए लड़कों में पूछा हुआ है तो एंडोलाइन तो होगा नहीं, प्रोलैक्टिन नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा क्योंकि ये सब फीमेल पाया जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वही बदलाव लाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और इस सीरीज का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मासिक दौर के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? यानी इसमें हार्मोन के बारे में पूछा है कि किस कारण, शुक्राणु के फटने से, एजेंस में पाया जाएगा, अंडाशय के फटने से, ये भी नहीं होता, योनि की दीवार टूटने से भी नहीं होता है, गर्भाशय की परत के टूटने से, रक्त का स्राव होता है। तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।